जनता की आवाज सुनते हैं हम, क्योंकि हम हैं जन्मभूमि। नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी यादव। आज मैं दिल्ली में मौजूद हूं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदीप टमटा जी हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा चेहरा है। मैं इनसे बात करूंगा कि कांग्रेस किन मुद्दों पे विफल रही और क्या आगे की रणनीति होगी। सर, जन्मभूमि टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी उत्तराखंड का चुनाव हुआ और चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली। आप भी चुनाव में रहे, आपका प्रदेश रहा, तो क्या ऐसी वजह रही कि जो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा? देखिए, आपने सही कहा कि कांग्रेस को उत्तराखंड में हार का सामना भी करना पड़ा और किसी ने भी जो चुनाव को कवर कर रहे थे, मीडिया थे, आम जन थे, किसी को ये ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि कांग्रेस हार रही है। कारण ये था कि पिछले 5 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी राज्य के हर मोर्चे पर विफल हुई या असफल हुई। अगर आप देखेंगे, रोज़गार का जो प्रश्न था, उत्तराखंड छोटा सा राज्य है और बेरोज़गारी की दर में वो भारत के चौथे या 5वें नंबर के राज्य में उसका शुमार आ गया है। महंगाई चरम में थी। कोरोना काल में, कोविड के दौर में 2 साल में उत्तराखंड में 8 लाख लोग जो प्रवासी देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत थे, वो अपने घर लौटे। कोरोना की जब काल समाप्त हुआ, फिर लॉकडाउन अनलॉक हुआ। उन तमाम घोषणाओं के बाद भी राज्य उनको अपने में समायोजित नहीं कर पाया और उसके 95-6% फिर देश के विभिन्न कोनों में अपनी किस्मत को आजमाने के निकल गए। स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई। कोरोना के संक्रमण के मामले में राज्य 30-35 राज्यों के इन शासित प्रदेशों में चौथे नंबर पर रहा है। मृत्यु दर के मामले में देश के दूसरे नंबर पर ये रहा है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। समाज के कमज़ोर वर्गों के साथ अत्याचार बढ़ा। महिलाओं के ऊपर जुल्म की घटना घटी और इवन जो खुद बीजेपी के कानून बनाने वाले विधायकगण थे, उनके ऊपर महिलाओं के शोषण के गंभीर जैसे आरोप लगे। किसान, जो पर्वतीय उत्तराखंड राज्य का जो मैदानी हिस्सा था, जहाँ बड़े पैमाने पे किसान समुदाय था, वो सरकार के खिलाफ विद्रोह में था। उसके बावजूद भी बीजेपी उस राज्य में सफल भी। उसके पीछे और कोई कारण नहीं लगता है। जो बलियार, जो बहर, जो जहर इन्होंने हवा में घोला है पिछले 7-8 सालों से, 10-12 सालों से, उस जहर का इन्होंने फ्री प्रयोग किया। पोलराइजेशन की राजनीति के आधार पर, धर्म के आधार पर और समाज के एक छोटे तबके, अल्पसंख्यक समूह पर को राज्य की अन्य जनता के खिलाफ खड़ा करके ये चुनाव जीता गया है। सर, बीजेपी के कई नेताओं को आपस में गुटबाजी की भी बात आई थी, इसीलिए मुख्यमंत्री भी चेंज हुए थे। बावजूद ये लग रहा था कि हार होगी। तो ऐसा कैसे हुआ कि पोलराइजेशन काम आया उनका, या आप लोग अपनी बात को बता नहीं पाए? दोनों बातें हैं। एक तो हम अपने नैरेटिव में लोगों को पूरी तरह से आश्वासित नहीं कर पाए। ये भी मुझको लगता है, क्योंकि वो तो पूरी तरह फेलियर थी और उसके कारण भी आपने खुद ही बताया कि 4 साल जिस मुख्यमंत्री के होने वाले हों, वो 4 साल के जश्न को मनाने की घोषणा कर चुके हों। बजट में खुद वो क्या कहते हैं, बजट भाषण उन्होंने दिया हो, अचानक मुख्यमंत्री को बदल देने के पीछे कारण यही लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व को, बीजेपी के विश्वास नहीं था कि इनके नेतृत्व में चुनाव जीता जा सकता है। तो ये वो हर आर्थिक फ्रंट के मोर्चे में असफल हुई और कोशिश हमने की और लगता है कि हम अपने इस दृष्टिकोण की, राज्य की
का मुख्य दायित्व है लोगों के आर्थिक, लोगों के सामाजिक, लोगों के कल्याण की योजनाएं को राज्य सरकार अमल में लाए। उस मामले में मुझे लगता है कि हम लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए। और ये एक दूसरा मुद्दा लेके के आ गए थे कि जिसमें इन्होंने धार्मिक पोलराइजेशन की बात कर दी। कांग्रेस के किसी एजेंडे में भी नहीं था। इन्होंने कहा कि ये कहीं विश्वविद्यालय बना रहे हैं। अच्छा, कहीं इन्होंने कहा कि एक छोटा सा राज्य है जहाँ सिविल नागरिक संहिता का कोई वजूद नहीं था, उस आधार पर इन्होंने कहा कि हम सबके लिए एक नागरिक संहिता बनाएंगे, जबकि अभी न केंद्र से की सरकार उस पर अमल कर पाई, न यूपी जहाँ इतना बड़ा घमासान था वो उस पर खामोश रहे। तो एक तरह से बीजेपी की जो रणनीति है राष्ट्रीय नेतृत्व की कि आर्थिक मुद्दों से जो मूलभूत मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, आर्थिक विषमता है, इन मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो मुद्दे ला दो जिसकी वजह से समाज में क्या कहते हैं वैमनस्य बढ़े। जैसे हरिद्वार का धर्म संसद का उन्हीं दिनों हुआ था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं गई। तो इन मुद्दों को के कारण मुझे लगता है कि जनता में ये कहीं नहीं जा पाया घर कर गया। सर, दूसरा ये कि महंगाई मुद्दा चुनाव में भी रहा और फिलहाल अभी भी लगातार जो है पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और जनता के ऊपर बोझ बढ़ रहा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक समय वो बात है, पिछले 4 महीनों में जब तक राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, मार्केट में एक भी पैसा पेट्रोल और डीजल का नहीं बढ़ा। भारत सरकार जो आर्थिक तय करती है उसका हम ये कि पेट्रोल और डीजल के दामों पर नियंत्रण हमारा नहीं है, मार्केट का है। और वो कैसी मार्केट है जब चुनाव आते ही उस मार्केट में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हो जाते हैं और जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाते हैं मार्केट प्ले करने लग जाता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा केंद्र सरकार के उसमें आज के नियंत्रण में ये सो कॉल्ड मार्केट भी है। एक जानबूझ रणनीति थे पेट्रोल डीजल के दाम चुनाव के समय स्थगित किए थे और आज वो आज विस्फोट की तरह बाहर आ रहे हैं। सवाल है, जब दुनिया में पेट्रोल के क्रूड ऑयल के दाम कम थे तब भी इस देश में पेट्रोल और डीजल के दाम हमारे पड़ोसी मुल्क के मुकाबले से भी ज़्यादा थे, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे क्या कहते हैं श्रीलंका हो। इस समय तो सबसे जो कांग्रेस के ज़माने में 1914 में एक्साइज वगैरह की ड्यूटी 9 साढ़े 9 के आसपास पर थी, आज 27 रुपये के पास जा चुकी है और देश के प्रधानमंत्री उसको कम करने, पिछले 2 सालों में कहीं कोई कमी नहीं है। और आज सब जब पेट्रोल 100 के पार कर चुका है, डीजल 100 के पार कर चुका है, वो राज्यों की सरकारों से कहते हैं कि वो अपना वैट कम करें या जीएसटी में यानी वैट कम करें, क्योंकि अभी पेट्रोल अगर भारत सरकार चाहे पेट्रोल डीजल के दामों में, जब आप कह रहे हैं कि एक देश एक कानून, तो पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाएं, अपनी आप आम जनता को रिलीफ मिल जाएगी। तो सवाल है, अगर भारत सरकार महंगाई पर लगाम लगाना चाहती है, पहला है कि आप भी इस पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाए, एक चीज़ है। और दूसरा, वो नहीं कर सकते जो आपने पेट्रोल पर अलग अलग, डीजल पर अलग अलग जो टैक्स आपके दौर में बढ़े हैं, उसमें राज्य के उनके माप कम कर दीजिए, और वो कम करते हो तो जनता को अपने आप राहत मिलेगी। अच्छा, दूसरा सर कि एक राहुल गांधी जी का वीडियो जो है वायरल हो रहा है नेपाल का, उसमें कहा जा रहा है किसी महिला के साथ जो है, तो इसको भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है और इसको बीजेपी भी काफ़ी उछाल रही हो, कह रही है। इस पर क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को दर्शाता है। ये कोई कहीं से नहीं हुआ, बीजेपी के मीडिया सेल के जो अध्यक्ष हैं उसके द्वारा जारी किया। क्या इस देश के किसी भी लीडर को विवाह समारोह में नहीं जाना चाहिए? राहुल गांधी जी तो अपने एक परिचित के विवाह समारोह में वहाँ पर शामिल होने गए थे, बाकायदा उनको निमंत्रण था। आप उस पर प्रश्न उठाते हैं, लेकिन जब क्या कहते हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बिना बुलाए अचानक लाहौर में उतर गए थे, पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ साहब के घर में चले गए समारोह में, तब किसी ने सवाल नहीं उठाए। आखिर एक सामाजिक समारोह में हिस्सेदारी, नेपाल हमारा बहुत ही
मित्र राष्ट्र है वहाँ के समारोह में शामिल होना कि भारत और नेपाल के संबंध को और मजबूत करता है। सिर्फ देखिए सरकार और सरकार रिलेशन नहीं होते, पक्ष और प्रतिपक्ष के जब राजनीतिक लीडर एक दूसरे देशों में जाते हैं, पड़ोसी हैं, संबंध में प्रगाढ़ता आती है, नज़दीकी बढ़ती है। उसको बजाय आपने उसका एक दुष्परित एक चरित्र हरण की जो राजनीति शुरू की है, वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में है। जो आरएसएस अफवाह तंत्र में माहिर है, इसके द्वारा भी वो एक तरह का दुष्प्रचार करके करना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी लोगों के दिलों में है, इस आम जनता के लड़ाई के साथ है। उससे मैं कहूँ देश की जनता भी इस चीज़ को समझती है। सर, राजस्थान में एक बड़ा अधिवेशन करने जा रही है कांग्रेस। इस अधिवेशन में क्या ऐसा कुछ खास होने वाला है? देखिए, ये जो राहुल हम 5 राज्यों में जब कांग्रेस की हार हुई है, उसी के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये सवाल उठा भी था कि क्या कारण हम लगातार कांग्रेस विभिन्न देश के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक रूप से इलेक्टोरल रूप से कमज़ोर हो रही है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम समाप्त हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 में एक समय आ चुकी थी, आज 2 से 303 में है। हम भी इसको इम्प्रूव करेंगे। तो अपने कांग्रेस की जो इलेक्टोरल डिफीटें हुई, उनके कारणों के क्या कारण से, उस पर चिंतन करने के लिए 3 दिवसीय शिविर है। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही गंभीर एक्सरसाइज है, जिसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी देश के सामने एक अपने नए विजन के साथ, मुकम्मल विजन के साथ, एक नए नैरेटिव के साथ आएंगे। और उसमें कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर्स हैं, वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं, एमपीज हैं, पूरे राज्यों के जो प्रदेश संगठन के अध्यक्षगण हैं, सीएलपी लीडर, वो सब प्रतिभाग कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि कांग्रेस विचार मंथन के बारे में आज वर्तमान देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हाल पर विचार करके एक नए नैरेटिव के साथ उस चिंतन से निकलेगी, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। ये थे प्रदीप टम्टा, जिन्होंने अपनी बात को बखूबी ढंग से रखा और हर एक मुद्दों पे अपनी राय को बताया। इनका कहना है कि जो अधिवेशन होने जा रहा है, ये विचार मंथन पार्टी करेगी कि किस तरीके से हमें हार हुई है और आगे की रणनीति क्या होगी। इसी के लिए अधिवेशन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन महेंद्र पाल के साथ रामधारी यादव, जन्मभूमि टुडे, दिल्ली। जनता की आवाज सुनते हैं हम, क्योंकि हम हैं जन्मभूमि